now taking roles. समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत कौर जसवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सीनियर थेरेपिस्ट हैं, हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें सेमेस्टर 1 का हम लोग कोर्स पर चर्चा कर रहे हैं, और उस सेमेस्टर 1 में आज हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम तुल्यता का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो उसी पर हम लोग आज शेयर कर रहे हैं उसको। ये कंसेप्ट जो आयुर्वेदिक तुल्यता सिद्धांत है, ये कंसेप्ट यहां से आया कि जब पहली बार आयुर्वेद के सिद्धांत के रूप में, आयुर्वेद के सूत्रों के रूप में चरक संहिता में ये उल्लेख किया गया कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। ये जो श्लोक हैं, ये सारे श्लोक 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व के, यानी ईसवी शताब्दी के 600 वर्ष पूर्व ये लिखे गए थे, और उसमें ये कंसेप्ट दिया गया था। इसको 1975 के बाद लगभग 1980 के आसपास, 80 या 85 के आसपास, एक जो हमारे प्रोफेसर पाक देवू, जो हमारे कोरिया के थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, और वो कंसेप्ट था, उन्होंने एक करस्पॉन्डेंस सिस्टम दिया। उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मांड की तुलना हम लोग पुरुष यानी व्यक्ति से कर सकते हैं, तो व्यक्ति में भी ऐसे कुछ ऑर्गन होंगे, ऐसे कोई अंग होंगे जिनकी तुलना हम लोग कर सकते हैं। तो ये उन्होंने करस्पॉन्डेंस थ्योरी दिया, जिसको हम लोग हिंदी में सादृश्यता सिद्धांत बोलते हैं। यानी उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मांड की तुलना हम लोग व्यक्ति से कर रहे हैं, तो व्यक्ति में भी, यानी व्यक्ति के अंदर भी हाथ और पैर ऐसे होंगे जिनकी तुलना हम लोग कर सकते हैं कि ये हाथ पैर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूरे शरीर को, हाथ पैर पूरे शरीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसको उन्होंने कहा सुजोग थेरेपी या सुजोग थ्योरी। तो सुजोग थ्योरी का मतलब क्या? तो हाथ, सुजोग माने सु माने हाथ, और जोग माने पैर, यानी सुजोग थ्योरी जो थी वो ये बता रही थी कि जैसे ब्रह्मांड की तुलना हम लोग कर सकते हैं व्यक्ति से या पुरुष से, वैसे ही पुरुष में भी कोई ऐसे अंग हैं जिनकी तुलना हम पूरे शरीर से कर सकते हैं। ये 1980 के आसपास, 80-85 के आसपास सिद्धांत दिया गया, और इसको प्रोफेसर पाकदेव ने बहुत हाईलाइट किया। उनके साथ, उनके अलावा इसके और भी तमाम फंडामेंटल सिद्धांत तमाम थे, वो फंडामेंटल थ्योरी के रूप में थे, जिसको उन्होंने होमो हेट्रो न्यूट्रो न्यूट्रो के रूप में कहा। वो एक विस्तृत चर्चा का विषय है। तो वहां पर अब जब आयुर्वेद हमारे पहले था, तो आयुर्वेद जब हम एक्यूप्रेशर की बात हम लोग करने लगे, जब आयुर्वेद में एक्यूप्रेशर आया, तो यानी आयुर्वेदिक सिद्धांतों के आधार पर हम सिद्धांत लेंगे आयुर्वेद का। हम कहेंगे वात पित्त कफ 3 दशाएं हो सकती हैं जो आपस में शरीर में कोई असंतुलन होगा।
यानी हम कह सकते हैं कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र में जब भी असंतुलन होगा, जब भी वात और पित्त और कफ के बीच असंतुलन होगा, तो हमारी बीमारी आएगी। ये हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत है। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत यह था कि एक्यूप्रेशर अपने चाइनीज एक्यूप्रेशर के आधार पर चाइनीज सिद्धांत का बात कर रहा था, वो इन यांग कह रहा था, या कम अधिक कह रहा था, या अंदर बाहर कह रहा था, और या कोई गर्मी या सर्दी की बात कर रहा था। इन सिद्धांतों के आधार पर भी, और उन्होंने मेरिडियन सिद्धांत के आधार पर एक कंसेप्ट डेवलप किया, और वो एक थ्योरी कहा, उसको चाइनीज थ्योरी कही गई, जिसको हम लोग जानते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के रूप में। अब जब ये हो गया तो एक्यूप्रेशर माने था एकू बिंदुओं पर हम दबाव देने की बात। तो आयुर्वेद के सिद्धांतों को और एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को ट्रीटमेंट पैटर्न पर हम लोगों ने डिसाइड किया, और ये हम लोग 1995 के बाद 97 के आसपास, यानी 2000 के आसपास हम लोगों ने इसको पूरा एक सिद्धांत के रूप में, और सिद्धांत क्या, एक ट्रीटमेंट का पैटर्न के रूप में डेवलप करना किया। और ये हमारा यही संस्थान से, जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान है, यहां से डेवलप किया गया 2000 के आसपास। तो अब जब तुल्यता सिद्धांत जो भी वहां पर था, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो सदस्यता का सिद्धांत था, वो आयुर्वेद में तुल्यता सिद्धांत के रूप में आया। आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, आयुर्वेद में नहीं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में तुल्यता सिद्धांत के रूप में हुआ। सादृश्यता सिद्धांत जिसको हम लोग वहां से कहते हैं, वहां हम लोग करस्पॉन्डेंस सिस्टम कहते थे, यहाँ इसको हम लोग सिमिलरिटी प्रिंसिपल कहा अंग्रेजी में, और हिंदी में जहां वहां सादृश्यता सिद्धांत कहते थे, वहां हम लोगों ने इसको तुल्यता सिद्धांत कहा। तो अब इस सिद्धांत में हम लोग क्या पाया कि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि दो चीजें हैं, तो तुलना करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, तो दो चीजों पे हम लोगों ने तुलना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मांड को यह कहा गया था आयुर्वेद में कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है एक मानव शरीर की तरह है, यानी मानव शरीर में जो भी चीजें हैं वो ब्रह्मांड में पाई जाएंगी, और जब ब्रह्मांड में जो भी चीजें पाई जा रही हैं वो मानव शरीर में पाई जाएंगी। ये हम लोगों ने वहां पर कहा, जो भी मूर्तिमंत भाव है उस रूप में हम लोग कहा। तो यानी ये तुल्यता सिद्धांत में कहा कि हम लोगों ने सिमिलरिटी प्रिंसिपल को कहा, तो थोड़ा सा चाइनीज सादृश्यता सिद्धांत से थोड़ा सा आयुर्वेद सिद्धांत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन और सब चीजें में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यानी ये हम लोग अपने रहे हैं कि जो भी, हम फिर वही कह रहे हैं कि जो सादृश्यता सिद्धांत चाइनीज ने कहा था, उनका करस्पॉन्डेंस सिस्टम था, हम लोग उसको करस्पॉन्डेंस सिस्टम नहीं कह सकते। जब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारा तुल्यता सिद्धांत है, और जब हम बात करेंगे तो इसको अंग्रेजी में सिमिलरिटी प्रिंसिपल कह देंगे, और हम लोग चाइनीज की बात करेंगे तो उसको करस्पॉन्डेंस सिस्टम कह देंगे। जैसे कंसेप्ट वही है, जैसे प्रोफेसर पार्क जीवो ने कहा कि अगर हम हाथ की तुलना करें तो शरीर में जितने अंग हैं उनको हाथों से हम अलग अलग तरीके से तुलना कर सकते हैं। वही बात है, चाहे आपका डायरेक्शन की तरफ से, चाहे उसके क्वांटम की तरफ से, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से, चाहे आपका उसमें पावर के हिसाब से, इन सब की तुलना कहीं भी कर सकते हैं। तो हम लोग, तो वही सिद्धांत हमारा भी है, थोड़ा सा अंतर है बस, सिमिलरिटी प्रिंसिपल में और करस्पॉन्डेंस सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए कैसे, शरीर और हथेली एक इकाई के रूप में। अब जैसे देखिए ब्रह्मांड में पहला क्या है, प्रकृति है, पहला आयाम है उसका क्या है कि प्रकृति है। प्रकृति ने अपने को, प्रकृति में क्या है, सूर्य है, प्रकृति में बादल है, सारी चीजें जो है प्रकृति में, हर ग्रीनरी है, इन सब चीजों में। उसी तरह शरीर, दूसरा आयाम शरीर का हुआ, जैसे प्रकृति है, जो प्रकृति की चीजें थी वो पूरे के पूरे शरीर में है, यानी हमारे मानव शरीर में, उसको पुरुष कहा गया, पुरुष मानव शरीर है। पुरुष को बाद में कभी डिफाइन बताएंगे तो समझ में आएगा कि पुरुष माने नारी पुरुष नहीं होता है, पुरुष माने होता है मानव। तो दूसरा आयाम शरीर की तरफ था। अब तीसरे की आयाम की तरफ जब हम बात करें तो इसी पुरुष को, इसी शरीर को हम लोगों ने कहा कि सादृश्यता यानी करस्पॉन्डेंस सिस्टम में
वही सिमिलरिटी प्रिंसिपल मोर और लेस वही है कि हम कैसे कहें कि सादृश्य है, कैसे कहें सिमिलर है। उन्होंने कहा देखिए बहुत चीजों में सिमिलरिटी है, हम उसी को आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी को हम बताएंगे कैसे सिमिलरिटी है। तुल्यता की दृष्टि, अब उनमें कहा था पूरा शरीर देखिए एक भाग है, तो उन्होंने कहा शरीर है तो अब शरीर भी एक भाग है, तो उन्होंने कहा कि पूरा हथेली भी तो एक भाग है, पैर वाले तलवे भी तो एक भाग है, तो उसी उस उन्होंने कह दिया। बाद में सेकंड क्या, हथेली और शरीर के दो भाग हैं। हम लोग चेक करें तो हथेली और हमारे शरीर के दो तरह के भाग हैं, एक हथेली के सामने का भाग है और एक हथेली के पीछे का भाग है। हथेली के सामने का भाग तो देखिए यूं मुड़ सकता है और पीछे यूं जा ही नहीं सकता। उसी तरह शरीर हमारा है तो शरीर को हम यूं झुका सकते हैं आगे की ओर, लेकिन पीछे की ओर अधिक नहीं झुका सकते। तो वही उन्होंने कहा कि जैसे हथेली के पीछे का भाग और हथेली के आगे के भाग झुक सकता है, वैसे ही हमारे शरीर के आगे का भाग झुक सकता है लेकिन पीछे के भाग झुक नहीं सकता। तो ये भी एक सिमिलरिटी होगी। फिर कहा शरीर के जोड़ों के आधार पर, अगर जोड़ों की बात हम कहें कि जोड़, हमारे जोड़ क्या है, तो कहा देखिए जोड़ों के आधार पर देखिए हमारे शरीर में अगर हम कहें तो हमारे हाथ और पैर दो एक्सटेंशन हमारे गए हुए हैं, इनमें हमारे कुछ अंतर, एक तीन जोड़ है, एक जोड़, दो जोड़, तीन जोड़। हाथों में तीन जोड़ है, दोनों हाथ में एक दो तीन जोड़, पैरों में तीन जोड़ है। तो ये तीनों जोड़ हैं, अब हम ऐसे इसमें हथेली में रख लें तो हमारे सारे जोड़ हो जाएंगे, एक जोड़, दो जोड़, तीन जोड़। सर में हमारे केवल दो जोड़ हैं, एक जोड़, यही तो है जोड़, और ऊपर जोड़, तो उनका सर में केवल दो जोड़ है। तो इस तरह हम लोगों ने कहा कि ये हमारा सर। पैरों में देखिए, अभी देखिए, अब इन्होंने कहा कि देखिए दो, अब कैसे कहा, दो हाथ दो पैर, अब आप ऐसे करके रखेंगे तो आपके दो तरफ दो ही ये चीजें छू पाती हैं जमीन से, यानी ये लंबे हैं, पैर जैसे छूते हैं लेकिन हाथ नहीं छूते जमीन को, तो ये हाथ है, ये छू नहीं रहे जमीन को, किसी को टच नहीं कर पा सकते हैं। तीसरा हम लोग का थंब कहा, थंब में जो है हमारा अंगूठा है, हम लोगों ने कहा कि सही वाला सर का भाग है, ये अंगूठे की तरह है। शरीर के चार विस्तार, विस्तार की बात मतलब एक्सटेंशन में आप देखिए क्या एक्सटेंशन है, हमारे दो हाथ दो पैर, तो उनका दो हाथ दो पैर है। आप देखिए हमारे पास चार उंगलियां हैं, अगर इसको हम थंब मान लेते हैं तो चार उंगलियां हैं, तो हमारे दो हाथ दो पैर, तो हाथ बाहरी तरफ है और पैर अंदर तरफ है, तो देखिए ये भी तुलना करिए, ये चार का एक्सटेंशन हो गया। पांच संरचनाओं के आधार पर, तो देखिए पांच संरचना कैसे, एक ऊपर की ओर उठी हुई है, तो धड़ ये है, ये हमारा धड़ है, इस धड़ से एक ऊपर निकली हुई और चार नीचे, तो एक वैसा भी देखिए सर ऊपर की तरफ है, तो और चार पैर नीचे की ओर, तो उनका ये सर हमारा ऊपर की तरफ है, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं इसको, ऐसे यूं करके यूं। तो हम लोग ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इसको यहाँ मान सकते हैं, तो ये ऊपर की ओर उठा हुआ और शेष हमारे जो है जमीन पे। फिर छह संरचनाओं के आधार पर, एक सेकंड,
अब देखिए 6 संरचनाएं, देखिए 6 संरचनाएं। अब देखिए अगर हम 6 संरचना देखें, 4 तो हमारी 2 हाथ 2 पैर, एक हमारी सिर और ये धड़, ये हम बीच में हमारे शरीर में देखिए एक सर है, एक धड़ है और 2 हाथ 2 पैर। वैसे हम हथेली में देख लेना, हथेली में देखें, हथेली में सर, ये हमारा सर की ओर है, ये हमारा धड़ है और ये हमारे 2 हाथ और 2 पैर। तो इस तरह जैसे हमारे हथेली में है वैसे हमारे जो है धड़ और 5 संरचनाएं हैं। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि देखिए ये हमारा पूरा धड़ है, जो बीच का जब जो डॉट 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 बना हुआ है वो हमारा धड़ है, ये हमारा सर की तरफ है और 2 हमारे हाथ 2 पैर। तो ये 6। फिर 7 की तरह अगर करें, 7 में कहें कि भाई क्या है 7 को करें, तो 7 में कैसे होगा, एक हमारा धड़ है, तो अब उसमें देखिए 7, अगर हम कहेंगे सर में देखिए तो एक हमारा गला भी है और एक हमारा सर है। तो अगर 7 की हम बात करें तो अच्छा नहीं, हम डायफ्राम की बात है, डायफ्राम की अगर हम बात करें तो डायफ्राम को हम डायफ्राम से ऊपर का एरिया और डायफ्राम से नीचे का एरिया 2 भागों में हम बांट सकते हैं। सिर है, एक चेस्ट है, तो ये हमारा डायफ्राम, जहां बीच में डायफ्राम होता है, हार्ट और जहां पर लंग्स होते हैं उसके जस्ट नीचे डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम और डायफ्राम के 2 भाग, धड़ के 2 भाग हो गए और सर का भाग हो गया, और इसमें 2 हाथ 2 पैर, 2 2 4 4 तो ये हो गए, 5वां हमारा 5 और 6 हमारी हो गई धड़ भाग और 7वां हमारा सिर हो गया। तो 7 संरचनाएं भी इसे कर सकते हैं हम लोग, ये तुलनात्मक की जा रही है। अगर 8 करना हो तो देखिए सिर करेंगे और गर्दन, सिर को अलग कर दीजिए, गर्दन को अलग कर दीजिए, 2 हो गए। फिर डायफ्राम से ऊपर का भाग, डायफ्राम से नीचे का भाग और 4 हमारे हाथ और पैर। तो ये 8 संरचनाएं हो सकती हैं। और ये हमारा इसमें भी इसी हथेली को भी उसी तरह हम कर सकते हैं कि हथेली में यहाँ हमारा डायफ्राम है, ये हमारा डायफ्राम है, इस डायफ्राम के नीचे का भाग, डायफ्राम से ऊपर का भाग, और ये 4 ये और 2 ये, तो 4 2 6 2 8, ये इस तरह। अब ये आधार तो हमारा हो गया। हमारे बीच में निशि जी उपस्थित हो गई हैं, हमारे सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। ये निशि मैडम, ये जो है ये तुल्यता सिद्धांत है, आपको ये अग्निवेश में मिलेगा। यस सर। अग्निवेश में तुल्यता सिद्धांत है, अभी पढ़ाया नहीं गया होगा और यहाँ से शुरू की गई है। तुल्यता सिद्धांत आयुर्वेद में है, जो हम लोगों ने शुरू में बताया भी, और आयुर्वेद में तुल्यता सिद्धांत है। और यही सिद्धांत जो है चाइनीज में सादृश्यता सिद्धांत, जब भी आप अच्छे स्टूडेंट के रूप में बात करिएगा, जब भी आप चाइनीज की बात करिएगा तो उसको बोलिए करस्पॉन्डेंस सिस्टम, उसको क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डेंस सिस्टम, या हिंदी में बोला, हिंदी में सादृश्यता सिद्धांत है। लेकिन जब आयुर्वेद की बात करेंगे, थोड़ा सा अंतर रखिएगा, तो वहां पर हमारा तुल्यता सिद्धांत है, और इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं सिमिलैरिटी प्रिंसिपल। ठीक है जी सर। हाँ सर। बस ये थोड़ा सा अंतर रखिएगा, थोड़ा सा अंतर भी है, अभी आप आगे बताएंगे। अब इन्होंने कहा कि क्रियात्मक संरचना को आधार मानो। भाई फंक्शनल क्या है, ये तो हम लोग स्ट्रक्चरल बता दिए कि स्ट्रक्चर में ऐसे हैं, तो उनका फंक्शन भी तो कुछ होगा। तो फंक्शन में कहा उनका धड़ को 3 भागों में, अब इस शरीर को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे, तीनों भाग हमारे पास आयुर्वेदिक, जो आयुर्वेद है उसमें हमारे पास 3 बल है, एक वात है, एक पित्त है, कफ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे जब हम लोग भरद्वाज पढ़ेंगे तो हम लोग वात पित्त कफ बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो वात बल है, एक पित्त बल है, कफ बल है। इन्हीं बलों के संयोग से ही हमारा शरीर चलता है। अगर ये वात या पित्त या कफ 3 बल हैं, अगर ये बल आपस में आपके साथ सामंजस्य रखते हैं, यानी बैलेंस, संतुलित अवस्था में रहते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आप खूब आनंद उठाते हैं। लेकिन यदि इसमें कोई भी कमी आ जाती है, यानी असंतुलित हो जाते हैं, तो यही वात और यही पित्त और यही कफ दोष कहलाने लगते हैं।
तो इनको दोष भी बोलते हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बल भी। ये शक्ति भी है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं हुए तो ये दोष के रूप में हो जाते हैं। तो ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो यानी आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार वात पित्त कफ तीन है, ये क्रियात्मक बल है। तो इन तीनों भागों को कैसे किया, ये देखिए। शरीर के 9 विभाजन हो गए, हम लोग 8 किए थे, अब 9 हो गए। कैसे? सिर और गर्दन तो हमारा वही रहा, 2 हाथ 2 पैर वही रहे, तो हमारे कितने हो गए, 1 2 और 2 4 2 6, 6 तो हमारे पास हो चुके। अब हमको हथेली के 9 विभाजन हमको करने हैं, तो हम लोग 6 तो कर चुके। अब केवल धड़ का शेष है, धड़ का ही तो चेंज होना है। तो धड़ में क्या है, ऊपर कफ, फिर पित्त, फिर नीचे वात। ऐसे आप ऐसे अगर करेंगे तो नीचे वात, यह कत और यहाँ पर कफ। ऊपर की तरफ जहां चेस्ट है वो कफ, जो बीच में है वो पित्त, और नीचे वाला वात। ये कंसेप्ट रखा गया। देखिए ऐसे उंगली रखनी है आपको, जब भी कभी करें तो ऐसे ही आप रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन लेफ्ट हैंड है, कौन राइट हैंड है। अब ये हम लोग अभी कंसेप्ट नहीं बताए हैं, लेकिन यहां पर आयुर्वेद में जो कंसेप्ट था वो ये था कि 5 भौतिक बल हैं, 5 भौतिक तत्व है, जिसको हम लोगों ने द्रव्य कहा या महाभूत कह दिया। वो क्या है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। कहा कि ये इनसे शरीर हमारा निर्मित हुआ है। और पराभौतिक तत्व क्या है, काल दिशा मन आत्मा और तम। वहां आत्मा नहीं, तो वहां आत्मा के अलावा बात नहीं था, वहां तम नहीं था। आयुर्वेद में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में तम था, हम लोग आगे पढ़ेंगे। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में तम है, और लेकिन आयुर्वेद में तम नहीं, वहां 9 ही है, यहाँ हमारे 10 है। तो पराभौतिक तत्व भी इस शरीर को चेतन इकाई के रूप में प्रतिस्थापित करती है। क्यों? क्योंकि अगर पराभौतिक तत्व नहीं, काल दिशा मन आत्मा नहीं होगा, तो हमारा फिजिकल शरीर चल नहीं पाएगा। तो यानी उन्होंने, आयुर्वेद ने कहा था कि ये 9 हमारे द्रव्य हैं। उसमें कहा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा, बस 9, ये कहा उन्होंने 9। अब इसी चीज को जब इसको डिफाइन किया गया, तो हम लोगों ने इसको क्या तुलना कर दिया, हम लोगों ने 9 भागों को, देखिए पेज नंबर दिखा दें आपको, ये पेज नंबर 56 है। ये इसको बढ़िया समझ लीजिए, ये सब बेस है, इसलिए इनका जानना इसलिए जरूरी है कि इन्हीं के बेसिस पर आप आगे चल के समझेंगे। और इसको ट्रीटमेंट पैटर्न में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। तो 9 भागों के हम लोग बात चर्चा कर रहे हैं। अब इसको जहां पर 9, जब 9 का कर लिया, तो हम लोग ये फंक्शनल की बात कर रहे थे ना, हम लोग कहते हैं तो फंक्शनलिटी भी देखी जानी चाहिए। तो यानी फंक्शन की जब बात हमारी आई, तो हम लोगों ने क्या किया, मॉडर्न साइंस के साथ भी तादाद में स्थापित किया। हमने कहा कि हम मॉडर्न साइंस के आधार पर भी तय करेंगे कि वर्चुअली ये 9 जो हमारे हैं, इनका संबंध कैसे है, हम आत्मा को कहाँ माने, मन को कहाँ माने। तो उसके आधार पर कहा किया गया, देखिए ब्रेन को, जो ब्रेन है जिस आत्मा हम कह रहे थे, तो हम उनका यहीं पर है सब कुछ। तो यहीं पर जो हमारा था, इसको कंट्रोलर मान लिया गया। और कंट्रोलर माना क्या है, तो हम कहा मस्तिष्क जो हमारा होगा, ब्रेन जो हमारा होगा, आत्मा जो हमारी होगी, मन जो हमारा होगा, कहाँ होगा, तो ये हुआ यहाँ ब्रेन में। तो ये इसको फिर अलग अलग शब्दावली से, जो उनके अलग अलग ऑर्गन सिस्टम थे, उन्हीं पर हम लोगों ने हर को कर दिया। जैसे हम लोग कंट्रोलर के रूप में कहा क्या, उन्होंने कहा भाई सब कंट्रोलर है कौन है, तो ये हमने कहा वर्चुअली तो आत्मा मेन है, और वही आत्मा ब्रेन है। और ब्रेन को अंतर कहा कि ब्रेन में जो बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है, वो न्यूक्लियस, वो हमारा कंट्रोलर, वो आत्मा है।
फिर हमने कहा भाई मन मन भी तो होगा, तो उनका मन जो काम करता है और जैसे काम कोई शरीर का कोई अंग कर रहा है ब्रेन का, उसको रख दीजिए। तो यहाँ देखा गया लिम्बिक सिस्टम वही सब काम करता है जो मन करता है। मन सोचता है, विचारता है, तर्क करता है, ये सारी चीजें मन के हैं, वही लिम्बिक सिस्टम करता है, सोचता है, विचारता है, एनालाइज करता है और तब कोई निर्णय लेता है। फिर उन्होंने कहा भाई ठीक है, पैर सब अलग। उन्होंने कहा कि पैर, अगर पैर की बात हम करें तो भाई पैर मूवमेंट करता है, तो बैलेंसिंग का जो है तो उन्होंने कहा कि हमारा सेरेबेलम करता है। तो सेरेबेलम का जो हम लोग कहा वो हमारे पैर के साथ रख दिया गया। इस तरह पूरी की पूरी आगे तमाम वो है। तो इस तरह इस ये भी तुलना करते चले गए और इस पर उनके आधार पर स्थापित करने की कोशिश किया है। तो उन्होंने मॉडर्न साइंस को भी ध्यान में रखा है, इसमें आयुर्वेदिक इक्वेशन। तो ये तब सबको कहा गया कि भाई ठीक है, अल्टीमेटली हमारा शरीर और जैसे हमारा ब्रह्मांड और शरीर एक है, वैसे ही हमारा शरीर और हमारे हाथ के पैरों की उंगलियां भी ठीक है। अब इस सिस्टम से फायदा क्या हुआ, क्यों ये थ्योरी लानी पड़ी, या प्रोफेसर पार्गजीवू को ये थ्योरी क्यों लानी पड़ी? चाइनीज जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है वो भी तय कर रही थी, वो भी सोच रही थी कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें कि हमको हर आदमी को हॉस्पिटल में नहीं ले जाना पड़े। हॉस्पिटल माने सारी, आप जाएंगे, आपको सर में कहीं पॉइंट कोई करना है एक्यूपंक्चर, तो सर को करने के लिए तमाम सारी चीजें चाहिए, इंस्ट्रूमेंट और उसके साथ साथ हॉस्पिटल फैसिलिटीज। क्योंकि सर में कोई चीज आप कर रहे हैं, पिंचिंग कर रहे हैं, तो आपके आफ्टर इफेक्ट को होते हैं, तो आपको तुरंत तैयार रहना है। किसी नारी या पुरुष कहीं भी किसी सर या इस एरिया में आपको सूची भेजन बहुत कठिन था। फिर नारी में स्पेशली और भी कठिन था। शरीर में तमाम अंग ऐसे हैं जिनको आप जो है हर जगह आपको एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते, वाइटल पॉइंट्स हैं। तो इन सबको ध्यान रखते हुए वो भी तर्क कर रहे थे, वो भी रिसर्च कर रहे थे कि क्या हमको ऐसे सिस्टम निकालें। लेकिन उसके पहले प्रोफेसर पार्क जीवो ने एक सिद्धांत खोज दिया, जिस सिद्धांत का नाम सुजोग थेरेपी है। सुजोग थेरेपी, सुजोग के आधार पर उनका सुजोग माने सु माने हाथ, तो यानी हाथ और पैरों की तुलना ब्रह्मांड से, उनकी तुलना मनुष्य से और करते हुए, और मनुष्य की तुलना ब्रह्मांड से करते हुए उन्होंने एक थेरेपी फाउंड कर दिया और उसका नाम रखा सुजोग थेरेपी। हम लोगों ने उसे सुजात थेरेपी को भी, चूंकि हमारे पहले हो चुकी थी और 1988 के पहले वो पब्लिश हो चुकी थी, 2000 के आसपास हम जब कर रहे थे तो हम लोगों ने भी उसको जोड़ दिया। तो यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये सिद्ध था। इसलिए जो आवश्यक चीजें थी कि हमारे लिए आसान हो गया कि हाथों पैरों में हम कहीं भी लगा सकते हैं। तब वहां नारी और पुरुष का भेद था कि नारी के अंगों को आप पुरुष का नहीं लगा सकते, पुरुष के अंग को नारी नहीं लगा सकते। ये सब चीजें इस भेद में खत्म हो गई, इस रिसर्च से ये चीजें खत्म हो गई। आपको हाथ में लगाना है, पैरों में लगाना। तो इनमें आपको जो करने से सहूलियत हुई, लेकिन फंक्शनली कोई अंतर नहीं था। फंक्शनली कोई अंतर नहीं था, मतलब ये नहीं है कि अगर हम यहाँ पॉइंट लगा रहे हैं तो क्या, और किसी हाथ में यहाँ लगा रहे हैं और हम इस हाथ के ब्रेडियन के पॉइंट पे लगा रहे हैं तो हमको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो स्लो हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि भाई आपको यहाँ पर पास में है, वो जल्दी ब्रेन के पास पहुंचेगा, यहाँ पर कोई है देर से पहुंचेगा। अब ये दो थोड़ा सा चित्र दिखाए हुए हैं, इनको बहुत अधिक ऐसा मत सोचिए कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेन चीज इनका ये नहीं है कि कोई, वो इनका कंसेप्ट दूसरा है। उनका कहना है कि जो न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन था उसको हम लोगों ने आत्मा मान लिया, जो हमारा लिम्बिक सिस्टम था सोचने विचारे काम करता था उसको मन मान लिया, जो हमारा बॉडी को बैलेंस करता था उसको हम लोग मान लिया हमारा सेरेबेलम, और वही काम करता उसको दिशा मान लिया। जो नर्वस सिस्टम था उसको हम लोग मान लिया कि ये हमारा जो है वो काल है, काल को सूचना मिल रही है।
अब ये उन्होंने कहा कि भाई शरीर ऊर्जा का एक पिंड है। चलिए, शरीर ऊर्जा, शरीर में अगर फिजिकल कोई चीज है तो ऊर्जा भी है, क्योंकि बिना ऊर्जा के शरीर चल नहीं सकता, कोई भी हो। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी को उसको कहा गया कि जो क्या काम कर सकते हैं, वो हमारी काम करने की क्षमता को दर्शाता है। तो हम सब, हमारे शरीर के सारे अवयव अपना अपना काम करते हैं, सबकी अपनी क्षमता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हर अंग की, हर उसके पार्ट की एक कोई ऊर्जा है, और इस ऊर्जा का संचालन कौन कर रहा है? वो हमारा कर रहा है ब्रेन, इसका करता है। और ब्रेन में जो आत्मा है वो हमारी ऊर्जा का सबसे अधिक हाईएस्ट लेवल, सूक्ष्मतम है लेकिन सबसे अधिक पावरफुल है। तो उसको हम लोग अगर स्पंदन करेंगे तो हम लोग लोगों को, एक सेकंड, ये जो आपका तुलना है, ये आपको मॉडर्न साइंस के आधार पर आप समझिएगा। अब वो इसको मॉडर्न साइंस से भी जोड़ा गया है 9 द्रव्यों के आधार पर। उनका भाग धड़ और 5 भाग, हमने कहा कि 5 भाग है ना उसके। तो जो उसके ये 5 भाग हैं, ये क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसी सब शरीर में था, तो ये उसको मान किया। छठवां जो पॉइंट है, जो छठवां उन्होंने कहा कि छठवीं क्या है? ये ऊर्जा, ये छठवां ऊर्जा है। यही कौन कह रहे थे? यही आयुर्वेद कह रहा था। आयुर्वेदिक जो सिद्धांत है उसमें भी यही कहा गया था कि खादेय खादेय चेतना सृष्टा, खादेय चेतना सृष्टा धातव पुरुष स्मृत, ये वहां कहा गया है। तो कहा खादेय माने, खा माने आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। खादेय मतलब खादी, खादेय माने खा आदि। तो खा आदि, खादेय चेतना सृष्टा, छठवीं धातु चेतना है। ये कंसेप्ट वहां का है। तो छठवीं धातु कहाँ की है? वो आयुर्वेद का कंसेप्ट है ये। छठवीं धातु ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? चेतना। वही चेतना है, वही ऊर्जा है, वही। अगर ये चेतना ना हो तो इन पांचों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, अर्थ भी नहीं है। क्योंकि यदि आकाश भी हो, वायु भी हो, अग्नि भी हो, जल भी, पृथ्वी भी, सब कुछ हो, लेकिन चेतना ना हो तो कैसे शरीर चलेगा? तब जीवित नहीं कहा जा सकता ना। तो उसको कह रहे हैं कि उन्होंने, प्रोफेसर पार्कजेबो ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कंसेप्ट नहीं दिया था, उन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। ये सिद्धांत तो पहले आ चुका था। अब वो आगे डिस्कशन में है, डिस्कशन में है आपको। अब देखिए, थोड़ा सा अंतर बता दूं। अब इसको अगर निकालना हो तो कैसे बताएंगे? ये निशी मैडम, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। कल एक क्लास हुआ था, कल परसों, उसमें हुआ था। इसमें जो है हम लोग बाएं हथेली है। अगर हम लोग, दो कंसेप्ट और हैं। एक है सादृश्यता का, जो हम बोलते हैं प्राइमरी करस्पॉन्डेंस, और एक है, ये चाइनीज कंसेप्ट है लेकिन दोनों में लागू है। एक है प्राइमरी करस्पॉन्डेंस, मंजीत मैडम तो पहले से पढ़ चुकी हैं, पहले जानती हुई हैं। एक है प्राइमरी करस्पॉन्डेंस, एक है सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस। नोट कर लीजिए इस शब्द को। व्हाट इज प्राइमरी करस्पॉन्डेंस? हम, हमारे दो हाथ है, ठीक है। हमारा शरीर, धड़ एक ही है, धड़ तो एक है।
हमारा जो टॉर्सो ये तो पूरा एक ही है, लेकिन हमारे जो है क्या है, हमारे हाथ दो है। तो हम कहते, मान लीजिए हमने कहा कि हमारा लीवर, तो लीवर हमने कहा शरीर का, नोट कर रहे हैं ना इसको निशी मैडम, आएगा आगे। तो यानी शरीर में लीवर राइट साइड में है। तो अब किसी ने अगर कहा सदस्यता का उपयोग क्या है कि हम उन ऑर्गन्स की तुलना कर रहे हैं, उन ऑर्गन्स में स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कल बताया था हम लोगों ने, आप थी नहीं उसमें, कि हम कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है और उसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हम शरीर को, पूरे शरीर को क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, हम इस शरीर को स्टिमुलेट कर रहे हैं। मैं एक सेकंड लाता हूं उसको। अगर हम इसको ऐसे चला रहे हैं, ये हमारे बॉल को ऐसे चला रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। उस शरीर के इस भाग, जहां इस भाग में जो भी हमारा, हमने यहाँ सादृश्यता इसका तुलना किया है, कहाँ पर है ये सादृश्यता वाला है, वहां पर ये स्टिमुलेटेड हो रहा है, यहाँ स्टिमुलेट हो रहा है, यानी स्पंदन हो रहा है, और इससे कोई ऊर्जा, कोई बैलेंस हो रही, कहीं कम मतलब ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह आधार पर ये हम लोगों ने जो कंसेप्ट लिया वो यहां से लिया। तो अब अगर शरीर का दाहिना हाथ है, दाहिना भाग में कोई चीज है, जैसे लीवर हम लोग राइट साइड में है, तो लीवर अगर राइट साइड में है, तो जब हम कोई कहेंगे कि लीवर का ट्रीटमेंट हमको करना है या लीवर को हमको स्टिमुलेट करना है, तो हमको क्या चाहिए, हमको प्राइमरी के हिसाब से, प्राइमरी माने जिधर हो साइड में, तो दाहिना हाथ को निकालना है, और लीवर हमारा दाहिनी तरफ है, तो हमको ऐसे ऐसे कर देना है। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए। मंजीत कौर मैडम समझ चुकी है, निशा मैडम, निशी मैडम समझना है, ये कोई वहां समझाएगा, इतने विशेषता से नहीं। हाँ हाँ सर। जो राइट साइड में है, कोई भी ऑर्गन जो राइट साइड में है, उसको राइट हथेली से करना होगा। अगर हम कहें कि हमारे पास स्प्लीन है, स्प्लीन लेफ्ट साइड में हमारी है, हमको मालूम है, तो अगर हमको स्प्लीन का कोई ट्रीटमेंट करना हो, तो हम स्प्लीन को, तो लेफ्ट हैंड को पहले लेफ्ट हैंड को सेलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिस स्प्लीन जिस तरफ हो वहीं पे तो करना चाहिए, तो बाई तरफ है, तो स्प्लीन यहाँ कहीं आएगी, यहाँ कहीं आएगी, तो स्प्लीन जैसे यहाँ स्टमक यहाँ पर है, ये डायफ्राम है, स्टमक नीचे, उसके नीचे ऐसे जब आएगी, तो हम लोग कहेंगे कि ये, तो उस जगह को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो अगर कोई कह दे कि सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस में करिए, नोट करिए इसको, अगर कोई कहे कि सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस में, नहीं, स्प्लीन का सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस कहां पर होगा, तो बोलिए किस उंगली में होगा तब मैडम, किस हाथ में होगा निशी मैडम? अब तो बताइए, तभी तो समझ में आएगा। मंजीत मैडम आप बता दीजिए इनको। सर ये यहाँ पर होगा, अगर राइट साइड में, अगर प्राइमरी हमारा जो है, प्राइमरी करस्पॉन्डेंस स्प्लीन तो लेफ्ट साइड में है, तो स्प्लीन का प्राइमरी लेफ्ट में होगा, और अगर हम कहेंगे सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस तो हमारा राइट हो जाएगा, साइड में उसी तरफ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, लेकिन राइट हाथ में होगा। समझे निशी मैडम? ये प्राइमरी सेकेंडरी नोट कर लीजिए, ये प्राइमरी सेकेंडरी नोट कर लीजिए, जिधर अंग है उसी हाथ में करना प्राइमरी है, जिधर अंग है उसके विपरीत करना सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस है। लेकिन करना ही, जैसे दाहिने हाथ हमने दिया, अब इस हाथ में करना है, लेकिन रहेगा हमेशा बाईं तरफ ही, दाहिने तरफ नहीं चला जाएगा। अंग तो ऐसे ही पूरे शरीर हो जाएगा ना हमारा, इस शरीर में बाईं तरफ इधर स्प्लीन होगा, इधर हमारा लीवर होगा। क्लियर? ये प्राइमरी सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस का पूछा जाता है, इसलिए बोलता है। तो अब देखिए, ये बाईं हथेली है, इस हर हथेली में दो
हाथ है, दो पैर है और सर है। देखिए तो बाई हथेली में देखिए, बाई हथेली में क्या है, बाई हथेली में देखिए बायां पैर किधर है, बोलिए। ऋषि मैडम से प्रश्न है ये, मैडम मंजीत मैडम मत बोलिएगा अभी। ऋषि मैडम बताओ कि बाई हथेली है, बस ये समझना है, तभी तो कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा ना फिर। बाया हथेली, बाई हथेली किसमें है, ये बना हुआ है, बोलिए, देखा हुआ। बाएं हथेली किधर है सर, मतलब? नहीं, बाएं, बाया हाथ किधर है, बोलिए। बाया हाथ किस में माना जाए? लेफ्ट हैंड को। लेफ्ट, हैंड। लेफ्ट नहीं, लेफ्ट हैंड को तो मान लिया, इनमें कौन माना जाए? इनमें देख, इनमें हम बताया ना ये हाथ है, पैर है। नहीं, नहीं समझ में आया ना अभी? ये जो नहीं, हाथ, मतलब आप जो बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि हम पहले पहले ये हमने कहा हाँ कि हाँ। ये हथेली है हमारा, ये आप क्लास अटेंड कहाँ किया उसमें, ये हथेली है, इसमें दोनों ये ऐसे ऐसे जब हम खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे, तो दो जो चीज छू रही होगी जमीन पे वो पैर है, देखिए पैर छू रहा है कि नहीं? हाँ यस सर। और हाथ बाहर की तरफ है कि नहीं, देखिए मानव शरीर में देखिए हाथ बाहर है, तो यानी ये देखिए ये नहीं छूते हैं, ये छोटे हैं ना, ये छूते नहीं है, और ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, तो दो ये दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ हैं, और ये सर है, देखिए ये सर है ऐसे ही। हाँ सर, हाँ आ गया, अब समझ में आ गया मेरे को। तो अब बताइए बायां, बायां हाथ किधर है? ये रिंग फिंगर। बायां हाथ इंडेक्स फिंगर है वो, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, ये अच्छा। तो इंडेक्स फिंगर है ये वाली। अरे ये ये इंडेक्स फिंगर है ना, आप अपना हाथ देखिए ना किधर होगा, अपने हाथ में करिए, लेफ्ट इधर फैलाइए हाथ अपना, बताइए। हाँ सर, इंडेक्स फिंगर लेफ्ट साइड में और रिंग फिंगर राइट हैंड है। नहीं, रिंग फिंगर पैर है। ना ना ना, हाथ तो ये वाला हाथ है, ये 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 तो पैर है। नहीं, अब समझ में नहीं आया, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ये बिल्कुल सब अभी उसी कोई क्लास, ये वाली यही वाला कंसेप्ट नहीं तो फिर आगे तो सब वही रहेगा। ये बेसिक चीजें हैं जो पहले समझनी थ्योरी के। भाई हाथ को ऐसे फैला, अपना हाथ फैलाइए ना, आप ओपन करिए तब समझ में आए। अब अपना वीडियो ओपन करिए, दिखाइए कि कहाँ क्या समझ में नहीं आ रहा। जब तक वीडियो ओपन नहीं करेंगे आप समझिए, हमें कैसे मालूम कि क्या कौन सा हाथ दिखा रहा है, आपको हाथ दिखाई दे रहा है कि नहीं अपना? अपने हाथ में यूं फैलाएंगे तो आप तुरंत बताइए ये सर है, तुरंत ये सर हो जाएगा, ऊपर की तरफ है, और ये बायां तरफ एक बायां हाथ होगा, एक बायां ठीक है सर, मैं बता रही हूँ। ये ऐसे ये ये कंसेप्ट है। हाथ ऐसे है और ये सर है इसमें, और फिर ये वाला लेफ्ट हैंड है, ये वाली राइट हैंड है। नहीं, वो पैर है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, छोटी वाली जो है राइट है, लेफ्ट वाले में हाँ ये राइट हैंड पड़ेगी, और ये दोनों पैर, ये लेफ्ट पैर है और ये राइट पैर है। हाँ। जैसे जैसे डायरेक्शन है ऐसे हाथ ऐसे खड़ा, जैसे हम लोग खड़े हैं तो ये जैसे जो मानव शरीर खड़ा हुआ तो उसमें बायां पैर तो ये वाला है लेफ्ट साइड में और राइट वाला राइट साइड में है, वैसे हमारे हथेली में अपनी हथेली देखिए और अपने हथेली को ये ऐसे रखिएगा तभी मालूम पड़ेगा। अगर आपने यूं रख दिया तो नहीं समझ पाए, कभी नहीं समझ पाएंगे। ऐसे रखना है तभी समझ में आएगा। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, दो पैर हैं तो दो ये लेफ्ट पैर और राइट पैर, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। इस हाथ में बीच की उंगलियां फिर पैर है और साइड की उंगलियां हाथ है दोनों। हाँ, अब इस हाथ में देखिए, इस हाथ में भी यही देखिए, इस हाथ में ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट पैर है, ये राइट पैर है। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो ऐसे इसको हम लोग याद रखना है। और ये तीन ज्वाइंट है, तीनों ज्वाइंट है, देखिए हाथों पर देखिए ना, अपने एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट, ऐसे देखिए लेफ्ट हैंड में ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट।
तो उसी तरह पूरे हाथ को हम लोगों ने यहां रख दिया, याद करिए। और अगर मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, आप ही से बताइएगा, अगर हमको अंगूठे का उपचार करना हो तो किस उंगली में, हम बाएं अंगूठे का उपचार करना चाहते हैं तो किस उंगली में करें? बायां अंगूठा है हमारा, इसका उपचार करना है तो किस में करें? सर इसका ये फर्स्ट वाली फिंगर पे। गुड, थंब। फर्स्ट इंडेक्स, ये इंडेक्स वाले ना, इंडेक्स इंडेक्स, फिंगर। इसको इंडेक्स हाँ। फिंगर बोलिए। अब ये देखिए, ये इंडेक्स फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, और ये स्मॉल फिंगर, और ये हाँ। थंब। ये नाम, इंग्लिश नाम याद रखिए, स्मॉल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर। इससे अब तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर आपकी जो है, क्योंकि हाथ तो इसी में होगा, ये अंगूठा भी तो इसी में होगा। अंगूठा इस कलाई के बाद है, इस कलाई के बाद अंगूठा, ये कलाई यहाँ पर आती है, ये देखिए, ये पॉइंट वात ज्वाइंट, इसको हम लोग वात ज्वाइंट बोलते हैं। आगे पढ़िएगा, ये वात ज्वाइंट है ऊपर वाला, ये वात ज्वाइंट है, ये पित्त ज्वाइंट है, ये कफ ज्वाइंट है। ये ज्वाइंट भी नोट कर लीजिए, ऊपर वाला वात, इसको डिस्टल ज्वाइंट बोलते हैं, ये मिडिल ज्वाइंट बोलते हैं, तो मीडियल ज्वाइंट को पित्त ज्वाइंट, और ये हमारा प्रॉक्सिमल ज्वाइंट है वहां की लैंग्वेज में, मॉडर्न वो मेडिकल लैंग्वेज में ये प्रॉक्सिमल ज्वाइंट है, यानी शरीर से जुड़ा हुआ है प्रॉक्सिमल ज्वाइंट, इसको हम लोग बोलते हैं कफ ज्वाइंट। क्लियर? ऐसे हम लोग पूरा समझते हैं। ये पैर में भी इसी तरह है। पीछे के भाग में देखिए, तो पीछे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हमेशा, ऐसे जब करेंगे तभी आपको पीछे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपका लेफ्ट है तो ये इधर दिखेगा राइट की तरफ। देखिए, अगर आपको लेफ्ट पैर में कोई ट्रीटमेंट करना हो तो इसको जब पकड़ लेंगे, लेफ्ट पैर, लेफ्ट हाथ को, सॉरी लेफ्ट हाथ को, तो इसको जब पकड़ लेंगे तभी समझ में आएगा कि ये तो इधर पीछे करने में राइट आ गया, हमको यहाँ पे करना है ट्रीटमेंट, तो इसी पे करना है। ये राइट में दिख रहा है यहाँ से, है तो वास्तव में लेफ्ट में, है ना? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा। कोई आदमी पूछ ले कि इसका, हाँ मैं कहूँ कि पीछे बाएं हाथ में हमको पीछे की तरफ, कलाई की तरफ दर्द हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, ये यांग साइड है। जो शरीर का भाग मुड़ नहीं सकता वो जो मुड़ सकता है वो इन है, और जो मुड़ नहीं सकता वो यांग है। जहां सूरज की किरणें पड़ती हैं वो यांग है, जहां सूरज की किरणें नहीं पड़ती वहां इन है। अगर हम यूं बैठ, यूं चौपाई की तरह, मतलब जानवरों की तरह खड़े हो कर दें, दोनों पैर दोनों हाथ रख लें, तो हमारा शरीर, जो सूर्य की किरणें पड़ेगी ऊपर पड़ेगी पीठ में, वो हमारे अंदर की तरफ नहीं पड़ेगी, तो वो हमारा अंदर का साइड इन होगा और बाहर का तरफ यांग होगा। उसी तरह पैर में भी होगा, बहुत से पार्ट में, अंदर भी, हाथ में भी होगा कि वो इन पार्ट है, ये यांग पार्ट है। सुजोग थेरेपी में दिखाया गया है, और पूरा ये लेक्चर परसों नरसों किया है, परसों किया है शायद सर। परसों। जो हम सर का इलाज करेंगे वो थंब में नहीं होगा क्या? जी, जो सर का इलाज आपने बताया, हाँ, तो वो थंब में नहीं होगा, उंगली में होगा? नहीं, सर का इलाज तो थंब में होगा, थंब तो है ही है। हाँ, आप इंडेक्स फिंगर बता रहे थे ना अभी। नहीं, करस्पॉन्डेंस में कहा अच्छा, हमने, ठीक है। करस्पॉन्डेंस कहा, ओके। करस्पॉन्डेंस के ध्यान में, तो ये हाथ, ये अंगूठा हाथ का ही तो भाग है, हाँ हाँ, इसलिए करस्पॉन्डेंस में कह रहे हैं। अदरवाइज हम लोग, स्थापना अलग पॉइंट है, स्थापना अलग है। देखिए, स्थापना हम लोगों ने किया, वो अलग पॉइंट है। क्लियर? ठीक है। इसको समझना है, देखिए बता दे। देखिए, एक हुआ हमारा, पहले बता दूं आपको, एक हुआ करस्पॉन्डेंस सिस्टम। ठीक, करस्पॉन्डेंस माने हम कह रहे हैं कि हमारा शरीर का कौन सा भाग किसकी तरह कहां पर है, उसको हम कहां माने, ये करस्पॉन्डेंस सिस्टम है। तो ये मूल है, निशी मैडम नोट कर लो आप भी, ये मूल है, यानी इसको नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यानी कभी भी आपको, अभी हम लोग दर्द हो, जैसे कोई दर्द होता है कहीं, ये सर है, ये सर है, गर्दन में मेरे दर्द हो रहा है, अभी कई दिनों से हो रहा था, इधर 2 दिन से, या एक्चुअली एक ही दिन मान लीजिए, हमने सोचा कि यार गर्दन में इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि लगातार बैठे रहे
4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बैठ रहे हैं, तो नेचुरली होगा। तो हमने ये हमारा ये करस्पॉन्डेंस, ये क्या है, गर्दन देखिए, ये गर्दन है ना निशी मैडम, बोलो इसको समझ जाओ तो यही बहुत हुआ। हाँ सर, ये गर्दन है। हाँ, तो यहाँ पर यही गर्दन हुई ना ये वाली, हमने हाँ। इसको आज जो है मैडम 5 मिनट तक इसको खूब स्टिमुलेट, दर्द है, खूब दर्द है, काफी दर्द है, खूब मैंने इसको 5 मिनट तक खूब किया, अभी दर्द है स्पेशली। तो मेरा बहुत सा स्टिफनेस दूर हो गया, मतलब मुझे 40% तुरंत आराम हो गया 10 मिनट के अंदर। ये अभी दर्द हो रहा है देखिए, क्योंकि सर्वाइकल ऐसे झुकेंगे तो सर्वाइकल ही तो होगा, ऐसे 4-4, 5-5, 6-6 घंटे डेली हो रहा है, आजकल 4 क्लासेस कंटिन्यूस होता है, इसलिए यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो खूब मैंने किया, तो आज काफी ठीक हो गया। तो वैसे आप करिए, ये करस्पॉन्डेंस सिस्टम है, तो करस्पॉन्डेंस सिस्टम को नहीं भूलना है, ठीक है। अब आगे हम लोग चले, उसको मत भूलिएगा, बहुत बढ़िया सिस्टम है वो। फिर दूसरा जो बताने के लिए कह रहे थे मैडम को, मैडम दूसरा स्थापना थी। हमने क्या किया, आयुर्वेद में स्थापना किया हुआ है, हमने आयुर्वेद में स्थापना किया हुआ है। अब आगे जो पढ़ाएंगे, आयुर्वेद में हमने कहा है कि यह हथेली है, और प्रोफेसर पार्कजू ने कहा कि हथेली में हमारा पूरा शरीर है। तो हम लोगों ने स्थापना माने पॉस्टुलेशन है, नोट कर लीजिए, पॉस्टुलेशन समझ रही निशी मैडम, पॉस्टुलेट के हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर है, लेकिन ये पॉस्टुलेशन किया है कि यहाँ होगा, ये है, स्थापना किया है, हमने कल्पना किया हुआ है, और ट्रीटमेंट उसी बेसिस पे दे रहे हैं। हमारी जिस दिन ये थ्योरी बन जाएगी उस दिन सिद्ध हो जाएगी साइंस के दृष्टिकोण से। अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग दार्शनिक विचारों के माध्यम से हैं। हमारा दोनों सिद्धांत दार्शनिक है, चाइनीज भी और आयुर्वेदिक भी, लेकिन चाइनीज सिद्धांत आयुर्वेद होने के साथ साथ प्रोफेसर पार्क जी ने, और उसके साथ अल्टीमेटली हमारे डॉक्टर आर बाल ने ये सिद्ध कर दिया कि नो, इट इज साइंटिफिक। उन्होंने डर्मेट्रॉन मशीनरी से सिद्ध कर दिया कि ये जो पॉइंट है ये इनकी वास्तव में अहमियत है, और ये ब्रेन के इस पार्ट को प्रभावित करते हैं। तो वो हमारा साइंटिफिक हो गया, वो सिद्धांत हो गया डर्मेट्रॉन के बाद, 1940 के बाद, जब डॉक्टर वॉल ने कहा, उन एक मशीन बना दिया और यहाँ पर पॉइंट देखिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है उन पॉइंट्स पर, तो उन्होंने कहा अरे रेजिस्टेंस जहां जहां कम है वही पॉइंट है, तो उन्होंने कुछ पॉइंट और खोज डाले, वो सिद्धांत है। लेकिन हमारा आयुर्वेदिक सिद्धांत पॉस्टुलेशन है। अभी क्लियर हो गया निशी मैडम, समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, बता रहे इसको आगे थोड़ा सा रह गया है। मानव शरीर है ना, ये लेफ्ट है, और समझ लीजिए देखिए तुल्यता में, देखिए तुल्यता वाले कंसेप्ट में जो हमारा ये है ना आयुर्वेदिक का, तो देखिए ये जो हमारा है, ये डायफ्राम लाइन देखिए, यहाँ पर देखिए, आपने जहाँ अंगूठे देख लीजिए, दोनों लोग देखिए, अंगूठे से नीचे की ओर ये देखिए, ऐसे करके यूं आई है ना, ये ऐसे करके यूं आया है, यूं, ये इसके ऊपर ये हमारा ये डायफ्राम लाइन ये आई है, क्लियर? ये डायफ्राम लाइन यहाँ पर आई है, कहाँ पर आई है मंजीत मैडम? ये आई हमारे अंगूठे से नीचे, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आई है। तो अब इससे अंतर पड़ा, और वहां चाइनीज में हम लोगों ने देखा था, चाइनीज में निशी मैडम आप थी नहीं, चाइनीज में करस्पॉन्डेंस ऐसे है, देखो ये लाइन है ना, ये देखना है ना, ये रेखा दिख रही ना, ये रेखा दिख रही है, ये वाली दिख रही है, यस सर। हाँ ये है हमारी है चाइनीज का जो सादृश्यता सिद्धांत है, सिस्टम है, उसमें ये डायफ्राम है, और ऐसे सर है, ये डायफ्राम है, सर के नीचे डायफ्राम होता है ना, सर के नीचे डायफ्राम है, तो ये डायफ्राम लाइन है उन्होंने माना है। तो इसमें डायफ्राम लाइन में 2 अंग होंगे, एक हार्ट होगा, 2 हार्ट होंगे, एक हार्ट होगा और 2 लंग्स होंगे। तो यहीं पर इधर
लेफ्ट राइट, इधर लेफ्ट लंग है, इधर राइट लंग है, और इधर जो है बीच में हार्ट है। तो अगर उसके हिसाब से करना हो, चाइनीज के हिसाब से, तो हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, ऐसे स्टिमुलेशन करना होगा, या हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पर करेंगे ऊपर, ठीक है। लेकिन यही अलाइन अंतर हो गई, यहाँ पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं करना है। आयुर्वेद में हमारी कहाँ है, हमारी यहाँ पर है, ये ऊपर उठा हुआ भाग है। आयुर्वेद में करना हो तो ये हमारे लंग्स हैं, ये जो उठे हुए भाग है, चेस्ट जो उठा रहता है ना, लंग्स जहां पर है वहां पर उठा रहता है ना भाग, ये देखो ये उठा है कि नहीं, हथेली का भाग, हथेली भाग उठा है कि नहीं, देखिए हाँ ये सर। ये लंग्स है आयुर्वेदिक के हिसाब से। वहां पर फर्क क्या पड़ रहा था, क्यों हम लोगों ने चेंज किया, वहां पर फर्क ये पड़ रहा था कि यही यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, जैसे यहाँ पर हार्ट, बीच में हार्ट, दोनों तरफ लंग्स। अब जब स्टमक की बात हम लोग कर रहे थे, अब स्टमक तो डायफ्राम के बाद जो है स्टमक आ जाता था, तो डायफ्राम के बाद स्टमक आएगा। तो फिर हम लोग जब इधर शुरू करते थे यहाँ से लीवर लेना, तो ये बीच में ही हमारे पास दो चीजें, स्टमक यहीं पर कहीं आ जाती थी, क्लियर। क्योंकि तब हम लोग जब हम डायफ्राम बना लिए तो डायफ्राम लाइन ये हो गई। अब हम लोग शरीर की बात करना शुरू किया, तो हम लोगों ने चाइनीज में उन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया। फिर तो जब यहाँ से शुरू किया तो यहाँ पर आ गया आपका स्टमक। तो इस दोनों चीजें एक दूसरे पर क्या हो गई, मिक्स हो गई ना। अगर मान लीजिए हमको लंग्स में भी करना हो और हार्ट में भी, दोनों लंग्स में करना हो और हमको स्टमक में ही करना हो, तो दोनों चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई, क्योंकि वहीं पर लंग्स भी है, वहीं पर हार्ट वो स्टमक भी आ रहा है। तो ये दिक्कत आ रही थी। इसलिए आयुर्वेद में ये जब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हुआ तो उसमें ये कर दिया गया इस तरह। इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें हमारे लंग्स ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पर है, हमारा हार्ट यहाँ पर है, हमारा स्टमक यहाँ पर है, हमारा दाहिने तरफ लीवर है, इधर दाहिने तरफ लीवर है, इधर हमारा LISI है, और इधर हमारे स्प्लीन है, और यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है ना। यहाँ पर हमारा उसके ऊपर यहाँ पर ओवरी है, यहाँ यूट्रस है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये पीछे की तरफ ये यहाँ पर इस पॉइंट पर NS है, ये हमारी स्पाइन है, ठीक। इसी दो पैर है ना, पैरों के बीच में स्पाइन जाती है, तो ये हमारा है, यहीं पर हमारा शुरू में NS और ऊपर हमारा जो है ये यहाँ पर। ये अंतर आया। एक और भी अंतर आया, सर्वाइकल का भी अंतर आ गया था उसमें। आयुर्वेदिक में सर्वाइकल C1 से लेकर के और C7 तक है, वो यहीं पर है। इसमें उसमें अंतर है, क्योंकि डायफ्राम ये था, तो डायफ्राम के पीछे हमको डायफ्राम के अंदर तक T7 तक था, तो T7 तक यहाँ लेना था, इसलिए यहाँ से हमारा जो है पूरा T7 यही चला गया था। जबकि आयुर्वेदिक में T1 से ऊपर, यहाँ से T1 आगे पढ़ेंगे हम लोग, T1 से लेकर के थोरेसिक से लेकर सारी नीचे, इसमें यहाँ से शुरू हो गई, और केवल सर्वाइकल यहाँ पर आया। तो सर्वाइकल का इलाज ही केवल यहाँ पर करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। लेकिन अगर चाइनीज में करना हो तो यहाँ T1 भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक T1 है, क्लियर, ठीक है। T7 T1 T2 T7 तक यहीं पर आ जाता है। इसलिए ये थोड़ा सा अंतर, दो चीजों का अंतर आया है, इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था कि ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तलवे का आप देखिएगा, मतलब कंसेप्ट ही बता दिया। देखिए कैसे आपको अंगूठे जोड़कर सब सारे उन्होंने बताया कि अगर आपको ट्रीटमेंट करना हो, गर्दन में करना हो, तो क्या करेंगे, मेथी पट्टी बांध दी। देखिए ये मेथी पट्टी यहाँ पर बांध दी, चौड़ी मेथी पट्टी गर्दन पे, देखिए लिखा ना, गर्दन में मेथी पट्टी। चेहरा में जैसे बनाना है उसी तरह बनाइए, आंख ऐसे बना लीजिए, आंख में कोई यहाँ पे मेथी पट्टी डाल दीजिए। ये आंख है ना, लेफ्ट में कोई परेशान नहीं है, तो आपको मेथी पट्टी एक सिंगल मेथी लगा दीजिए। गले में कोई है तो गले में देखिए ये है, गले में ये है ना, गले में देखिए, गले का हिस्सा है, तो गले में आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि आप जो इंस्ट्रूमेंट है उससे खोजना चाहिए, प्रोब से। तो प्रोब हम लोगों ने दिखाया था, प्रोब इसके पहले आ चुका है, उसमें करिए।
हथेली तलवे के 4 उंगलियों में कोई प्रॉब्लम हो तो इस तरह देखिए ये ऐसे उपचार करिए। बाएं कंधे में करना हो तो कंधे पे, बाया कंधा में तो कंधा ये हुआ, कंधा तो ये ऊपर हुआ वाला होगा ना, ये कंधा, बाई कंधा, बाया पैर, वो बाया बाया घुटना और बाया, ये तीनों, ये पैर वाले, ये दोनों पैर में, पैर की बात कर रहे हैं, ये बाया तो उसमें तो हाथ में आएगा, बाया कंधा तो ये आएगा, और बाया आपका ये कलाई, वो कलाई नहीं, कोहनी ये हो जाएगी, और कलाई हम लोग का ये हो जाएगा 3। और उसी तरह बाया पैर, पैर में ऊपर वाला हिप जॉइंट वाला, और उसके बाद फिर नीज, और उसके बाद जो है आपको एंकल जॉइंट, तीनों का आपको क्लियर हुआ ना? बोलिए। यस सर। हाँ बस ऐसे ये उसी तरह करना है। कोई प्रॉब्लम कहीं हो रही है वहीं पर मेथी पट्टी लगा दीजिए। कहीं दर्द हो रहा तो देखिए यहाँ लिखा हो सादृश्यता उस स्थान में अंतर इसी डायफ्राम क्षेत्र में है। ठीक है, ये डायफ्राम का एरिया पहले ये था, इसलिए इन्होंने चेंज कर दिया। अब डायफ्राम का एरिया ऐसे हो गया, ये वाला हो गया। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ये डायफ्राम यहाँ से आ गया, मतलब अंगूठे से नीचे शुरू हो गया ना। नो ओवरलैपिंग ऑफ पॉइंट्स ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन। ठीक है, ये तुल्यता है। वहां पर एब्डोमेन था, शेडेड भाग का बिंदु चेस्ट और एब्डोमेन दोनों संबंधित है, इसलिए उपचार अस्पष्ट। क्लियर हुआ ना? ये अंतर किसमें है? सिमिलरिटी प्रिंसिपल में एंड करस्पॉन्डेंस सिस्टम में। अब कोई भी देखिए, छाती के सामने कोई भी दर्द हो, सांस की तकलीफ हो, आप देखिए छाती में चुभन हो तो ये क्लस्टर वो है। अगर मेथी पट्टी बांध सकते हैं, या इसमें हम लोग और भी क्लस्टर वगैरह लगा सकते हैं। ये है पेट में गैस तो चक्र मैग्नेट द्वारा कर देगा, उपचार कम करेगा। अपेंडिक्स में है तो राइट में है तो अपेंडिक्स भी कर देंगे। धड़ में कोई है तो कमर दर्द हो, गुदरी पट्टी, कहीं भी आप करना हो तो पहले प्रोब और जिमित से दबाएंगे, हल्का से दबाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ दर्द है। फिर आप सुई लगा कर सकते हैं। सुई तो हम लोग लगाते नहीं, लेकिन हम लोग रंग लगा सकते हैं, दाना लगा सकते हैं, चुंबक लगा सकते हैं। ये हम लोग, इससे हम लोग उसको अब बैलेंस कर देते हैं एनर्जी को। ये देखिए पीठ में कमर दर्द, देखिए कमर दर्द है ना, 4-5 मटर के दाने लगा दीजिए। देखिए दोनों पैर के बीच में है स्पाइन, तो दोनों पैर के बीच में जाती है ना, वहां पे लगा दिया। ये देखिए ऐसे समझ में आ रहा है? ये आयुर्वेदिक है। ये इसको पढ़िए, देखिए ये देखिए लंग्स बने हुए हैं, उसके नीचे लीवर बना हुआ है, उसके नीचे देखिए आपका एसेंडिंग कोलोन, स्टमक भी बना हुआ है, स्टमक भी है, और एसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सारे कोलोन है। नीचे आपका वो है गोनेरल एरिया है, और ये बैक में देखिए स्पाइन पूरे दिया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ना? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल। साइटिका नर्व में हम लोग यहाँ पर दोनों, ये जो है बीच में, यहाँ पर इन दोनों पर ब्लैक कलर लगा सकते हैं क्योंकि बीच में आ रहा है वो। ये देखिए साइटिका नर्व का ट्रीटमेंट ऐसे होता है। तो ये जो है हमारा, आपको इसको जो भी वो वाला एक सुजोग वाला भी पढ़ लीजिएगा, और जो हमारा उपचार है वो पढ़ लीजिएगा। वो लेक्चर दोनों के हम लोग डाल दिए हैं ग्रुप में, तो उसको पढ़ लीजिएगा। ग्रुप में नहीं, उसमें डाल दिए हैं सूत्र बाई अरविंद में। तो उसको आप जब पढ़ लेंगे, निशी मैडम के लिए बोल रहा हूँ, तो आप उसको देखेंगे कि जो आपने जो क्लास वाले छोड़ दिया तो उसको पढ़ लीजिएगा, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आप लोग वहाँ क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको काफी ब्रॉड दृष्टिकोण रहेगा, है ना? अभी ने शुरू नहीं किया शायद, अभी आयुर्वेद में उन्होंने शुरू नहीं किया है ना? हाँ सर, नहीं करा। आयुर्वेद तो वो पढ़ा रही, कौन पढ़ा रहे हैं वो? अच्छा, वो पढ़ा रहे हैं त्रिपाठी जी। हाँ। तो वो उनसे वो है। तो ये बहरहाल हम लोग इस आधार पर, तो हम लोग अपनी ऊर्जा को, खेमका सर की ऊर्जा को आत्मसात करें और इसको उनको बढ़ाएं, और सब कोई पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए हम लोग सबको कोशिश करें कि सबको सिखा दें हम लोग। तो जितने लोग सिखाएंगे वो खुद ट्रीटमेंट। अब जब जैसे ही आप लोग सेमेस्टर 1 में एक महीना हो जाए निशी मैडम, तुरंत
मेथी लगाना शुरू कर दीजिएगा। फिर हम लोग रंग बता देंगे तो रंग लगाना शुरू कर दीजिएगा, है ना। वो परचेज कर लीजिएगा, उससे हम लोग जो है, ठीक है, तो वैसे हम लोग करेंगे। तो फिर हमारा ये है कि अगर खिमका सर की ऊर्जा को हम लेते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को पीड़ित मानवता की रक्षा होगी और उनका ये एक सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग ब्रेक लेते हैं। गरिमा मैडम का स्वागत है, हमारे प्रमोटर हैं समाई फाउंडेशन की और हमारी फैकल्टी भी है सेकंड सत्र की, तो उनका स्वागत है। हम लोग 3-4 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर गरिमा मैडम से आगे हम लोग क्लास लेते हैं, चाइनीज की क्लास।